गुड आफ्टरनून। मैग्नेटिज़्म की पिछली बार की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम सर्कुलर कॉइल की सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। और क्या पढ़ा था उससे प्रीवियस, ये पढ़ा था कि कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ के स्पेस में कोई भी पॉइंट हो तो वहाँ पे कैसे निकलती है। अब हम यहाँ तक पहुँचे थे कि मैग्नेटिक जो फील्ड थी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल वो अब क्या आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत लोगों को पाई लगाने की आदत होती है, पाई होता नहीं है यहाँ पे, ये ऐसे रहती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर वो बोलते हैं यहाँ पे 2 पाई आई बाई आर। कैंसिल करो, देखो वही आएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 तो यही आएगा। पर असली में फार्मूले में पाई नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जिनको ऐसे याद है तो वो 10 की पावर -7 लगाते हैं, और जिनको म्यू नॉट की वैल्यू डायरेक्ट याद है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वो वैसे भी लगा देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अब आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकाल दें, क्योंकि देखिए जो आपकी सर्कुलर कॉइल थी उसमें करंट या तो क्लॉकवाइज जा सकती है और या तो एंटी क्लॉकवाइज जा सकती है। ठीक है, ऐसे या तो क्लॉकवाइज, या तो करंट कैसे जा सकती है क्लॉकवाइज, और या तो करंट कैसे जा सकती है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो कैसे पता करें कि क्या होने वाला है, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, या आपने ये भी देखा था इसको हम कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। ठीक है, या तो इसे राइट हैंड थंब रूल बोल लो और या तो इसे कॉर्क स्क्रू रूल बोल लो। क्या चीज़ होती है राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल? अगर आप लोगों को समझना है तो कैसे समझेंगे? राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल होता क्या है? ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए, तो कैसे समझेंगे? सिंपल सी बात है, ये मेरा राइट हैंड है और आपने इस चार जो उंगली है उसके कर्वेचर को ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे या ऐसे। ठीक है, इसे कर्ल करना है, कर्वेचर में लाना है। ठीक है, तो एक तो ऊपर थंब आया, या आप ऐसे भी कर सकते हो तो नीचे आया। तो ध्यान से देखो, आपकी साइड से जब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे या ऐसे कर रहा हूँ ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो आपके लिए कौन सी हो गई ये देख लेना। तब ऊपर है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? यूं से यूं जा रहे हैं, समझ में आया? ऊपर तो यूं, नीचे तो यूं। ठीक है, ऊपर तो कर्वेचर ऐसे है और नीचे तो कर्वेचर इधर की साइड है। ऊपर तो ऐसे, नीचे तो ऐसे। ठीक है, तो ऊपर था तो ऐसे था, अब ये देखो। ठीक है, और नीचे है ऐसे तो ऐसे चलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड थंब रूल कहना क्या चाहता है। मान लीजिए ये हमने, ठीक है, एक हाथ बनाया। ठीक है, देख लेना उंगलियों का कर्वेचर कैसे होगा। और इसमें थंब ऊपर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ है, और एक बार हमने हाथ को नीचे की साइड बनाया। ठीक है, तो हैंड आपका नीचे की साइड है, तो थंब भी नीचे की साइड होगा, है ना। थंब की डायरेक्शन एक बार क्या आ गई, नीचे आ गई, और एक बार कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब भी थंब ऊपर की साइड होगा, है ना, मतलब जो आपकी करंट है वो ऊपर की साइड है, तो चारों तरफ जो सर्कुलर एनक्लोजर बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। ठीक है, ये जो सर्कुलर एनक्लोजर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। क्लियर है? और मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगी। इसका मतलब ऐसे चलेगी, घड़ी से उल्टा। घड़ी ऐसे चलती है तो ये एंटी क्लॉक वाइज चलेगी। और जब करंट डाउनवर्ड होगी नीचे की साइड, तो आपका जो सर्कुलर कर्वेचर है मैग्नेटिक फील्ड का वो आपका क्लॉकवाइज चलेगा। इसका मतलब क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, एरो इसकी साइड, फिर एरो इधर की साइड। क्लियर है? ये वाला जा रहा है आपका ऐसे और ये वाला जा रहा है ऐसे। ठीक है,
तो एक है आपका क्लॉकवाइज, डाउन वाला आपका क्लॉकवाइज है और अप वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज है। आप इसे उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो करंट अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, जैसे यहाँ पे चल रही है करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी। और अगर आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, करंट आपका अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी, और जब आपका करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो जाएगी। दोनों तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। चाहे ऐसे दिखा दूँ कि हाथ का कर्वेचर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट ऊपर हो जाएगी, और अगर हाथ का कर्वेचर जो है क्लॉकवाइज है तो नीचे को आएगी, या उसका उल्टा, अगर हाथ का कर्वेचर क्लॉकवाइज है और यहाँ पे क्लॉकवाइज हमारा करंट को डिनोट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी ऊपर की तरफ। और अगर हाथ का कर्वेचर कैसा है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, हाथ का कर्वेचर अगर क्लॉकवाइज है और इसको क्लॉकवाइज को करंट डिनोट कर रहा है, या क्लॉकवाइज से हम करंट को डिनोट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगी। और अगर हाथ का कर्वेचर कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है और हाथ का कर्वेचर आज करंट के डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगी, और अगर क्लॉकवाइज करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जाएगी। क्लियर? तो जैसे आज करंट है, करंट देखो क्लॉकवाइज है और यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर करंट खुद क्लॉकवाइज हो गई, आज थंब से नहीं दिखा रहे करंट को, आज हम कर्वेचर से दिखा रहे हैं, तो अगर करंट खुद क्लॉकवाइज हो गई, इसका उल्टा है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कर्वेचर को दिखा रहा है पर मैं करंट की बात कर रहा हूँ। अगर करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डाउनवर्ड्स। और यहाँ पे एक चीज़ लगती है जिसे हम बोलते हैं रेडियली, जो आपने पहले भी पढ़ा था, रेडियली। डाउनवर्ड्स को एक और चीज़ बोल लेते हैं इनवर्ड, अंदर की साइड। ठीक है, टू द प्लेन ऑफ पेपर, जो आपका प्लेन है वाइट बोर्ड इसके, ठीक है, इसके डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड हुआ, और जब क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, तो आपकी अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड को अपवर्ड जाना पड़ेगा, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी अपवर्ड हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आपकी अपवर्ड हो जाएगी। अपवर्ड मतलब क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, इनवर्ड मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड मतलब आउटवर्ड है। क्लियर है? तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल था। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक नया टॉपिक देख लीजिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल तो आपने पढ़ ही लिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि मान लो आप पे सर्कल ना होके उसका एक आर्क लेंथ हो, पार्ट हो, सर्कल का एक पार्ट हो, जैसे ये रहा। ठीक है, यह है आर्क। आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगी तो हमें निकालना है। आर्क है रहता तो सर्कल का ही हिस्सा है ना, तो उसी से निकलेगी। मान लो इस आर्क ने अल्फा एंगल बनाया, आर्क लेंथ आपकी एल है, और आपको पता है ये पूरा सर्कल होता था, तो ये चीज़ आपकी रेडियस होगी। अब आप पहले से पढ़ रहे हो एंगल इज इक्वल टू, 10th में भी पढ़ा था आर्क लेंथ, और 11th में भी पढ़ा था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। आज एंगल कितना है, अल्फ़ा, आर्क लेंथ कितनी है, एल, रेडियस कितना है, आर। ठीक है, एंगल कितना है, अल्फ़ा, आर्क लेंथ कितनी है, एल, रेडियस कितना है, आर। ठीक है, तो आपने ये देखा था कि फाइनली सर्कल में भी आपका ये आया था कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे डी एल आ गया था। सर्कल में बस ये होता कि डी एल जो है आपका कितना आ गया था, 2 पाई आर आ गया था, आर से एक पावर कैंसिल हुई थी, 2 पाई से 4 पाई जाएगा तो 2 बचेगा, यही करा था। ठीक है, आज देखो यहीं से, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है तो होगा तो ऐसे, सर्कल ऐसे पता नहीं कितने आर्क से बना हो, तो इतना तो सबके लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि हम यहीं से करंट एलिमेंट तोड़ेंगे तो, और एल लेंथ तक तोड़ेंगे, सबको मिला के एल लेंथ आनी है। छोटे छोटे करंट एलिमेंट अगर डी एल लेंथ के हुए तो कुल मिला के एल आएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, करंट भी सेम, और ए इसका क्या हमने माना था, मेरे हिसाब से आई बाई आर था। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और इंटीग्रल ऑफ डी एल। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी एल। क्लियर है? देख लो, ये इसके लिए भी लग जाएगा, ऐसी क्या बात है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, इंटीग्रल ऑफ डी एल, एल आया था 2 पाई आर, नीचे से आर कटा था तो यहाँ 2 आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी एल। डी एल आज हमारी क्या लेंथ है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर,
और डी एल आज हमारी आर्क की लेंथ हो गई। देखो यहीं से कटेंगे ना छोटे 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 छोटे, तो मिलके ये क्या बना देंगे, आर्क की लेंथ बना देंगे। वही लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ है, आप क्या करो, μ0/4π लिखो, I/r लिखो और L/r लिख लो। 2 आर्क है ना, r² था तो एक बार इसके साथ दे दिया, इसके साथ दे दिया, एक बार इसके साथ दे दिया। और L/r आपका अल्फ़ा होता है, तो b की वैल्यू कितनी आई, μ0/4π I/r इंटू L/r कितना बन गया, अल्फ़ा बन गया। तो μ0/4π I/r इंटू अल्फ़ा। तो अब हमें आर्क लेंथ की भी ज़रूरत नहीं है, हम अल्फ़ा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को नोट में याद रखना है। दूसरी बात ये भी होती है कि अगर आप पे 2 कॉइल हो ऐसे, सच दैट दोनों के प्लेन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हो, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 वेक्टर है, दूसरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी B2 वेक्टर है। हालांकि ये न्यूमेरिकल में मैं बहुत एक्सटेंसिवली कवर करूँगा, अभी छोटा सा देख लो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अंडर रूट आती वही B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है, तो कॉस 90 आपका 0 हो जाता। क्लियर है। और यहाँ पे सब में वेक्टर तो था ही, वेक्टर सब में था ही, तो b की वैल्यू नेट कितना आता, b नेट आपका आ जाता अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। क्लियर है, B1 और B2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस 90 आपका 0 हो गया ये, तो ये पूरी टर्म जो है आपकी 0 हो जाएगी। तो b नेट आपका कितना आएगा, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि हर समय 90 हो, कुछ और एंगल भी हो सकता है, करना तो ऐसे ही है। क्लियर है, शाबाश। अब देखिए नेक्स्ट चीज़, जब आपने ये सारी चीज़ें देख ली तब हम बाइट-सैवर्ट लॉ से ही एक ऐसे डेरिवेशन करने चाहेंगे जिसका इतिहास ये है कि हर 2 साल में वो एक बार आती है। तो हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, मतलब एक्सिस में कोई पॉइंट होगा, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ, एक सर्कुलर कॉइल होगी, उसकी एक्सिस जो होगी, एक्सियल लाइन जो होगी, उसमें कोई पॉइंट मान लेंगे और उस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है वो हमें निकालना है। क्लियर है, यह है बात मेन। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कहाँ, एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कैसे निकालेंगे, तो अच्छी डेरिवेशन है तो डबल वेरिफिकेशन होगा। आप एक काम करो, आप यहाँ पे क्या कर लो, एक सर्कुलर कॉइल बना लो, जैसे कि मैंने ये बना ली। ठीक है, ये हमारी एक सर्कुलर कॉइल होगी और इसका सेंटर आप O मान लो और यहाँ पे 2 पॉइंट मान लो C और D। इन्हीं 2 पॉइंट पे 2 करंट एलिमेंट मान लो। यहाँ डबल वेरिफिकेशन करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तो हमने 2 मान लिए। ये दोनों करंट एलिमेंट है, ये भी आइडियल होगा और ये भी कितना होगा, IDL होगा। DL इसकी लेंथ होगी। ठीक है, DL का वेक्टर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है 2 पाई इंटू रेडियस आएगा, तो कुछ रेडियस मानना पड़ेगा। तो आज रेडियस को A मान लेते हैं। दोनों का रेडियस कितना मान लिया, A मान लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का रेडियस कितना मान लिया, A मान लिया। सेंटर आपका अभी भी कितना है, O है। ठीक है, सेंटर आपका O है, रेडियस आपका A है। 2 आपने करंट एलिमेंट मान लिए, कहाँ पे, C और D पे। I करंट को दिखा लो, I आपका कैसे भी जा रहा है, मैं एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ, क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और इसके बाद इन्होंने बोला कि एक्सिस बनाओ, तो मैंने ये एक्सिस बना ली और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेबल पॉइंट आ गया P। क्लियर है,
तो अभी तक क्या क्या बातें थी, एक सर्कुलर कॉइल थी, रेडियस ए था, सेंटर ओ था, उसमें करंट आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दो करंट एलिमेंट माने एट द पॉइंट सी एंड डी, दोनों की डिस्टेंस सेंटर ओ से, क्योंकि ये सर्कमफेरल पॉइंट है तो कितनी होगी, ए होगी, और ये इसकी एक्सिस लाइन होगी, और इसमें हमने एक पॉइंट मान लिया पी। क्लियर है, शाबाश। अब पी से सेंटर की दूरी आप अपने मन से आर मान लो, ठीक है, आर, ये पी से सेंटर की दूरी आर मान लो, ये एक्स भी मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानना है मान लो, चलो एक्स मान लो, कोई बात नहीं। अब आपको पता है क्योंकि करंट एलिमेंट की ऑब्जर्वेबल पॉइंट से जो दूरी होती है वो पोजीशन वेक्टर होता है, इसलिए मैंने एक्स माना इसे, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो आर होता है ना। तो ये जो करंट एलिमेंट है इसकी पी पॉइंट से दूरी जो होगी, ये चीज़, ये पूरी चीज़ कहलाएगी आर, ठीक है। और ऐसे ये जो करंट एलिमेंट है इसकी पी पॉइंट जो आपका ऑब्जर्वेबल है उससे दूरी भी कितनी कहलाएगी, आर कहलाएगी। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। अब आप एक चीज़ खुद देखिए, ये एक्सिस वाली लाइन है और ये आपकी कैसी है, ये आपका रेडियस है। एक्सिस वाली लाइन और रेडियस के बीच में कितना एंगल होगा, 90, ये भी 90 और ये भी कितना, 90। देखिए ये एक्सिस वाली लाइन है और ये रेडियस है, दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90। तो अगर ये 90 हुआ ना तो एक हम पे ट्राइंगल बना, एक ट्राइंगल क्या बना, जिसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये पूरा है और हाइपोटेनस ये रहा, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेनस वो है। तो अगर आप ध्यान से देखें, परपेंडिकुलर आपका ए है रेडियस और बेस आपका एक्स है, तो अगर आपका हाइपोटेनस जो होना चाहिए, हालांकि वो आर है ना हाइपोटेनस, पर यहाँ से उसकी वैल्यू क्या निकलती, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकलती, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकलती। और सेम यहाँ पे भी ऐसी होता, तो आपकी जो आर की वैल्यू है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल जाती, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब आपको राम कहानी लिखनी है तो राम कहानी लिख लो, ठीक है, पर मैं चाहूँगा कि डायग्राम को थोड़ा और बढ़ाता हूँ। देखो ये दोनों अगर आप ध्यान से देखें तो हम पे दो पार्ट ऐसे हैं, ठीक है, जिधर इधर ए है, इधर ए है और कॉमन चीज़ एक्स है, ये चीज़ आपकी आर है, ये भी चीज़ आपकी आर है, आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और ये वाला आर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए आप खुद देखें ये दोनों सेम ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी लगा सकते हो आप यहाँ, ये तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, तो मैं अपने मन से दो एंगल बना लेता हूँ, ठीक है, ये भी अल्फ़ा और ये भी कितना, अल्फ़ा। ध्यान से देखना ये पूरा अल्फ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा अल्फ़ा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी पूरा अल्फ़ा, इतना पोर्शन अल्फ़ा, इतना भी पोर्शन कितना, अल्फ़ा, दोनों एंगल कितने हो गए, अल्फ़ा हो गए, ठीक है, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। पूरा डिस्टेंस ये एक्स, ये आर, और पाइथागोरस थ्योरम से आर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों करंट एलिमेंट इस पी पॉइंट पे छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो हम दो मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं अपने मन से। ऑब्जर्वेबल पॉइंट पी हो गया, दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, ऐसे और ऐसे, और दोनों के लिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ जाता है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड जाती है। तो देखो इसके लिए अपवर्ड नीचे की साइड हुआ और उसके लिए अपवर्ड ऊपर की साइड हुआ, ये खुद नीचे है ना, तो इसके लिए अपवर्ड क्या होगा, और ऊपर नहीं, इसके लिए अपवर्ड नीचे की साइड ही होगा। तो हमने दो ये बना लिए, ठीक है। तो इतने सारे डायग्राम है, आप खुद देखो क्या क्या है। सर्कुलर कॉइल है, रेडियस ए है, सेंटर ओ है, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, एक एक्सिस लाइन पे एक पॉइंट मान लिया जिसका नाम कितना था, पी था, और पी की सेंटर से दूरी कितनी है, एक्स है। इसके बाद रेडियस और एक्सियल लाइन के बीच में 90 डिग्री होता है, तो हमने क्या करा, पोजीशन वेक्टर बनाए। ये भी एक करंट एलिमेंट है, ये पी पॉइंट ऑब्जर्वेबल, इनके बीच का डिस्टेंस होता है पोजीशन वेक्टर जो आर है, पर हाइपोटेन्यूज भी है वो पाइथागोरस थ्योरम से उसकी वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब CPCT लगा लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। इतनी बातें हमने करी अभी, ठीक है। डायग्राम देख लो ठीक से, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर? अब भूल मत जाना, हमेशा रेडियस और ये एक तरह की टेंजेंट है, दिख रहा है, ये रेडियस और टेंजेंट, ये जो डी पॉइंट है ये टेंजेंट लाइन में ही तो आ रहा है, तो रेडियस और इनके बीच में भी एंगल 90 होता है, भूलना मत।
रेडियस और टेंजेंट के बीच में भी एंगल कितना होता है 90। सी जो है टेंजेंट लाइन में आ रहा है और डी भी क्या है टेंजेंट लाइन में आ रहा है। टेंजेंट लाइन वो होती है जो सरफेस से जाती है, ठीक है। तो ये भी 90 बना रहे हैं, जो कि बाइट-सेवर्ट लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ साइन थीटा आता है ना बाइट-सेवर्ट लॉ में, तो उसे साइन 90 रखेंगे। 0 क्यों रखोगे यार, आंसर नहीं लाना, ठीक है। ये चीज़ है। तो आप लोग थ्योरी लिख लो, अब फिर आगे बढ़ाएंगे। थ्योरी में लिखो कि हमने क्या करा। कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर करी। कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस A, इतना लिखो। कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस A एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले इतनी चीज़ें लिखो कि कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल हैविंग सेंटर O, रेडियस A एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब लिख लेना लेट कैपिटल P बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस। कैपिटल P लिखो, लेट कैपिटल P बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, इतना लिखो। पहले क्या लिखा, कंसीडर सर्किल हैविंग सेंटर O, रेडियस A एंड I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर इसके बाद लिखो कि कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल सच दैट OP आपका x है, OP आपका कितना है x है, सच दैट OP आपका कितना है x है। क्लियर है, इतनी चीज़ें लिखो। लिख ली, बहुत बढ़िया। अब OP आपका x हो गया एंड OC और OD ये दोनों चीज़ें आपकी कितनी है A है। पहले इतनी चीज़ें लिखो, ठीक है। OP x है, OC OD कितना है A है, इतना लिखो। चलिए इसके बाद लिखिए नाउ कंसीडर 2 करंट एलिमेंट्स, और करंट एलिमेंट सारे एक जैसे होते हैं, तो नाउ कंसीडर 2 करंट एलिमेंट एट C एंड D, ठीक है। और आइडियल है वो IDL, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर 2 करंट एलिमेंट आइडियल एट C एंड D, ठीक है। सच दैट CPO एंगल भी अल्फ़ा और DPO एंगल भी अल्फ़ा, ठीक है। तो इसके बाद लिखना है लेट अस कंसीडर 2 करंट एलिमेंट आइडियल सच दैट एंगल CPO, कौन सा वाला CPO और DPO, CPO और एंगल DPO ये दोनों कितने के बराबर आ जाए, तो ये दोनों आपके अल्फ़ा के बराबर आ जाए। इतनी चीज़ें लिखो, ठीक है, शाबाश। और फिर ऑल्सो ये लिखना कि PD और PC, पहले तो ये चीज़ें लिख लो, PD PC ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं करंट एलिमेंट का, ऑब्जर्वेबल पॉइंट से डिस्टेंस है, और दोनों पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कितना है √a² + x² i, जिसमें x क्या है P पॉइंट का O से डिस्टेंस है और A क्या है रेडियस है, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख लो, क्लियर, शाबाश। अब क्या करते हैं, अब कुछ चीज़ें करते हैं। देखो ये सारी चीज़ें हो गई, अब डायग्राम में आते हैं। देखिए मुझे तो नहीं पता, पर आप लोग एक काम करना, मैथ का यूज़ करके यहाँ अल्फ़ा लिख रहा हूँ और ये भी अल्फ़ा लिख रहा हूँ। आप खुद देखो, ये पूरा 180 है, इतना एंगल 90 होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये भी कितना होगा 90 माइनस अल्फ़ा, तो अंदर वाले कितने होंगे अल्फ़ा होंगे, ऐसा है। और ये एंगल भी कितना है, पूरा का पूरा 90 होगा, ठीक है। तो अपने पुराने मैथमेटिक्स 9th-10th की मैथमेटिक्स के जो कीड़े हैं उन्हें बाहर निकालो और देखो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा और ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा अल्फ़ा, इस बार ये वाला अल्फ़ा है, ठीक है। इक्वाटोरियल से अलग है ये। और हम क्या करते हैं, इस C जो है हमारा करंट एलिमेंट, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही उसे DB मान लेते हैं, और हालांकि दोनों सेम ही आनी है बाद में। और ये जो D है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसे DB डैश बोल लेते हैं, ठीक है। तो हम पे 2 मैग्नेटिक फील्ड है, एक है कौन DB जो कि इसकी वजह से करंट एलिमेंट एट C, और एक है DB डैश जो है ड्यू टू करंट एलिमेंट एट D। अब आपको बताइए कि इन्हें तब तक रिजॉल्व नहीं कर सकते जब तक दोनों सेम ना आए, तो हम ये मान लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं कि लेट
डी बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो डी बी इज़ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट सी। डी बी किसके लिए मानी, जो सी में है, तो डी बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट सी। आपको दिख रहा है ना थीटा एंगल कितना है, 90 है। डी एल और किसके बीच का होता है, आर के बीच का, तो डी एल ये रहा और आर जो है इनके बीच का एंगल कितने 90 है, ठीक है, छोटा सा एंगल। डी एल ऐसे होगा ना थोड़ा और 90 ऐसे होगा, इनके बीच का भी जो छोटा सा एंगल है वो 90 है। डी बी अगर आप निकालना चाहो तो डी बी होता क्या है, किसकी मदद से निकालोगे, तो लिख लेना यूजिंग बाइट-सेवर्ट लॉ। बाइट-सेवर्ट लॉ की मदद से निकालोगे आप तो कितना आएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, यही आता है, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट फ्रॉम ऑब्जर्वेबल पॉइंट। थीटा एंगल 90 है, थीटा एंगल कितना है 90 है, और आर की वैल्यू आपने अभी देखी, ये जो पी सी था ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आर कितना आया, आर आया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्योंकि आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। क्लियर है इतनी बातें, कितना चलेगा, स्क्वायर चलेगा। इसके बाद सिंपल सी बात है, स्क्वायर से रूट काटना, तो सिर्फ यहाँ पे ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, जब आप स्क्वायर से रूट काट लोगे और साइन 90 आपका बन हो गया, तो आपको कुल मिला के ये बच रहा है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। और इसकी डायरेक्शन आपको पता ही है, अगर आपको नाम देने हैं तो दे दो, इसे एफ़ मान लो, इसे ई मान लो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आप पे। तो डी बी जो है, डी बी किसकी वजह से, सी की वजह से, और किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो अलॉन्ग पी एफ है, अलॉन्ग पी एफ। ये एक ऐसी डिसीविंग डायरेक्शन है, असली की तो है नहीं, असली टोटल बताएंगे, ठीक है, तो अलॉन्ग पी एफ है। दोबारा बता दूँ, हमने क्या करा, हमने डी बी जो थी वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मान ली ड्यू टू करंट एलिमेंट एट सी, ठीक है, और बाइट-सेवर्ट लॉ लगाए, तो डी बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। अब थीटा क्योंकि 90 है, चाहे जितना भी छोटा हो, है तो 90, तो साइन 90 1 हो गया, तो गायब हो गया, और नीचे आर का स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर आपको पता है कुछ और नहीं है, पी सी है, क्योंकि डी बी के लिए तो पी सी होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कुल मिला के आएगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक प्रिलिमिनरी हमने डायरेक्शन दे दी क्या, अलॉन्ग पी एफ के अलॉन्ग। ऐसे ही हम एक और काम करते हैं, डी बी डैश निकाल लेते हैं, तो लेट डी बी डैश बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट डी। हमने मान लिया डी पे जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है, डी बी डैश। अब क्रॉस भी बना सकते हो, डी के लिए ये मान सकते हो, उसके लिए ये मान सकते हो, बस ये होगा कि एक इन द पेपर आ रही होगी, एक आउटवर्ड द पेपर जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, एक बार इनवर्ड एक बार आउटवर्ड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डी बी डैश हमने मैग्नेटिक फील्ड मान ली छोटी सी, किसकी वजह से, जो करंट एलिमेंट डी पे है, ठीक है, तो बाइट-सेवर्ट लॉ लगाएंगे दोबारा, तो डी बी डैश क्या होगा, डी बी डैश होगा म्यू नॉट अपन 4 पाई, करंट तो आई है, ये वाला करंट एलिमेंट डी एल लेंथ का ही है, साथ में साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, पर याद रखना माइंडेड आर इस बार पी डी होगा, पहले क्या था, पी सी था, अब क्या है, पी डी है। थीटा एंगल अभी भी 90 होगा, और आर की वैल्यू अब कितनी है, पी डी है, पर पी डी कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बातें। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप पे कुल मिला के ये भी उतना ही आया। तो अलॉन्ग किसका हो गया, ये पी ई के अलॉन्ग, ये था पी एफ, ये था पी ई। क्लियर है, शाबाश। अब बस इतनी सी बात है कि आपको पता है जब वेक्टर में कोई दो चीज़ें बराबर आ जाती है तो उन्हें रिजॉल्व करा जाता है। जैसे यहाँ पे डी बी और डी बी डैश बराबर आ गए तो उन्हें रिजॉल्व करा जाएगा। तो देखिए रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं।
तो देखिए अब क्योंकि हमारे डी बी और डी बी डैश दोनों ही बराबर आगे थे, डी बी और डी बी डैश दोनों ही आपके कितने आगे थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साथ में आइडियल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आगे थे। डी बी आपका पी एफ के अलॉन्ग था, डी बी डैश आपका पी ई के अलॉन्ग था। तो अब सिंपल सी बात यह है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी बराबर आ जाती है तो उन्हें रिजॉल्व करा जाता है। क्या करा जाता है? रिजॉल्व। ठीक है, कॉस और साइन कंपोनेंट में या रेक्टेंगुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो देखिए आप कैसे करेंगे। ये डी बी है, आपको याद ही है डी बी को जब एंगल की तरफ ले गए, एंगल कहाँ है, अल्फ़ा इधर है ना, डी बी को एंगल की तरफ ले गए तो क्या आता है, कॉस आता है। तो ये बन जाएगा डी बी कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल मान रखा है आपने, क्लियर है इतना। डी बी जो है उसे एंगल की तरफ लेके तो कॉस आता है, और क्योंकि ये एंगल यहाँ है तो साइन को इधर ही बनना पड़ेगा, तभी ये बीच में आ पाएगा डी बी। इन्हीं का रिजल्टेंट है ना, ये उधर तो बना नहीं सकता, फिर ये बीच में कहाँ आएगा, ये तो पहले से है, तो साइन को इधर बनाना पड़ेगा। तो डी बी साइन अल्फ़ा आपका इधर आ गया, क्लियर। वेक्टर नहीं लगते कॉस और साइन के ऊपर। अब जैसे ही डी बी डैश है, इसका एंगल अल्फ़ा उधर है तो इसको इधर ले जाएंगे, इधर डी बी को इधर ले जाने, डी बी को इधर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर आपका आ जाएगा डी बी डैश और साथ में क्या, कॉस अल्फ़ा, क्लियर है। इसका एंगल इधर है, इसका इधर है, और इसका भी ऐसे ही बनेगा जैसे पहले भी बना था इक्वेटोरियल में। तो ये आएगा आपके डी बी डैश साइन अल्फ़ा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। डी बी डैश कॉस अल्फ़ा और डी बी डैश साइन अल्फ़ा। याद करो इक्वेटोरियल में साइन कटते थे, यहाँ पे कॉस कटेगा, ठीक है। तो अब रिजॉल्व कर लेना और लिख लेना, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी और मैग्नीट्यूड ऑफ डी बी डैश दोनों आपका क्या आया, सेम आया, तो आप इन्हें क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे, क्लियर है। देयरफॉर रिजॉल्विंग देम, इनको हम रिजॉल्व करते हैं। अगर हम इन्हें रिजॉल्व करें तो सबसे पहले डी बी की बात कर लेते हैं। तो डी बी से हमें मिली दो चीज़, एक है डी बी कॉस अल्फ़ा और एक है डी बी साइन अल्फ़ा। डी बी कॉस अल्फ़ा जो है परपेंडिकुलर है एक्सियल लाइन के, और डी बी साइन अल्फ़ा क्या है, पैरेलल है एक्सियल लाइन के। ऐसे हमें डी बी डैश भी मिला दो पार्ट में, एक है डी बी डैश कॉस अल्फ़ा और एक है डी बी डैश साइन अल्फ़ा। तो इसकी भी वही बात है, कॉस अल्फ़ा परपेंडिकुलर है एक्सियल लाइन के और साइन अल्फ़ा पैरेलल है। तो आपको दिख रहा है कि क्योंकि डी बी सेम है तो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम होंगे और वर्टिकल भी सेम होंगे। क्योंकि डी बी और डी बी डैश बराबर हैं तो डी बी कॉस अल्फ़ा और डी बी डैश कॉस अल्फ़ा भी बराबर हुआ, और डी बी साइन अल्फ़ा और डी बी डैश साइन अल्फ़ा भी बराबर हुआ। तो ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, है ना, पर जो डायरेक्शन में अपोजिट होंगे वो कैंसिल होंगे। जैसे देखो डी बी साइन अल्फ़ा भी आगे जा रहा है और डी बी डैश साइन अल्फ़ा भी आगे जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 0 डिग्री होगा तो ऐड करना है। पर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड में इक्वेटोरियल के जैसे ऐसे ऐड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ऐड कब होगा, या तो एंगल एक्यूट हो या तो ऑब्ट्यूज हो, एक्सट्रीम वैल्यू पे नहीं होगा, ठीक है। 90 पे आपने देखा ही था, √B1² + B2² कर दिया था, पर इतना भी वैसा नहीं हो ये। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही है ना, आप खुद ही सोचो, ये जो हमारे करंट एलिमेंट है, चाहे आप 10 बना लेते, अब 10 से अलग अलग थोड़ी आती, 10 मिलके B ही तो बनाती। आप वेरीफाई के लिए एक लो, उसने भी इंटीग्रेशन करके, अगर उसकी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डी बी होती तो उसने भी इंटीग्रेशन करके बी देना था। और अगर आप कोई दूसरा भी ले लेते, उसकी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, डी बी डैश होती, तो बड़ी सी कितनी आती, बी डैश आती। पर बी और बी डैश तो सेम ही होते हैं, ऐसे 10 भी ले लेते तो सेम ही आते हैं भाई। एक कॉइल के लिए एक ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगी और एक ही उसकी डायरेक्शन होगी, चाहे आप करंट एलिमेंट कितने भी ले लो। ये तो हमने क्रॉस वेरीफाई के लिए करे कि 2 ले लिए, आना तो एक ही है, ठीक है। ये कहना चाह रहा था मैं, आना एक ही है, चाहे ये हो ये दोनों ऐड नहीं होंगे बच्चे। ऐड क्यों नहीं होंगे, वो पहले होते थे। वो पहले क्यों होते थे, क्योंकि तब 2 चार्ज होते थे, -Q और +Q। यहाँ पे तो एक ही करंट फ्लो कर रही है, यहाँ पे तो एक ही करंट फ्लो कर रही है। ये बस क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि दोनों से सेम आ जाए। आप इसको यहाँ ले सकते हो, सी को यहाँ ले सकते हो, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये अच्छा, मैं ये बोल रहा था डी बी कॉस अल्फ़ा और डी बी डैश कॉस अल्फ़ा इक्वल है,
किस में, मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का है। तो ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो वही यहाँ लिख लेते हैं कि सिंस डी बी कॉस अल्फ़ा एंड डी बी डैश कॉस अल्फ़ा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है इतना? शाबाश। तो अब ये दोनों काम के नहीं रहे, तो काम का सिर्फ कौन से हैं, साइन वाले, डी बी साइन अल्फ़ा या डी बी डैश साइन अल्फ़ा। पर उन्हें ऐड नहीं करना, क्यों बताया तो मैंने अभी, है तो एक ही कॉइल, वो तो वेरिफिकेशन के लिए हैं दो, होगा एक से ही, चाहे आप वो ले लो डी बी कॉस अल्फ़ा, डी बी साइन अल्फ़ा या डी बी डैश साइन अल्फ़ा ले लो, बात एक ही पड़ेगी। क्लियर है? शाबाश। तो देखो नई चीज़, अब डायग्राम की ज़रूरत नहीं है तो मिटा लेते हैं। तब हम बात करते हैं देयरफॉर, क्योंकि कॉस वाले गए तो देयरफॉर डी बी साइन अल्फ़ा और डी बी डैश साइन अल्फ़ा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, साइन अल्फ़ा तो आप लोग निकाल सकते हो ना, याद है क्या था एंगल, इधर एंगल कितना था, अल्फ़ा था। ये चीज़ क्या थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कितना, आर था। ये एंगल, ये क्या था, ए था, और ये क्या था, आर था। तो साइन अल्फ़ा तो आप निकाल सकते हो ना यहाँ से, अल्फ़ा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो साइन अल्फ़ा तो आपको पता चल गया कितना है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर? शाबाश। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं तो जो हमारा बी आना चाहिए नेट, वो कैसा आएगा, आपको इंटीग्रेशन करना है या तो डी बी साइन अल्फ़ा का, और या तो आपको इंटीग्रेशन करना है डी बी डैश साइन अल्फ़ा का। मैं एक और बार नहीं बताऊंगा कि हम इन दोनों को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐड नहीं करना है यहाँ, तो कोई सा भी ले लो आप, है ना। जैसे मैं ये लेता हूँ, तो देखिए इंटीग्रेशन बनाया, डी बी की वैल्यू आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इतना पता है ना आप लोगों को। डी बी की वैल्यू यही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? देखिए ये पावर कितनी है, 1 है, और रूट पावर होती है 1/2, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 बनेगा 3/2। तो बी की वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 + 1/2 हुआ 3/2, और बच रहा है डी एल। ये सही है। अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि ए फिक्स है, ए तो रेडियस है ना, ये फिक्स है, और आर को भी आपने किसी समय क्या मान लिया, फिक्स मान लिया, तो होगा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी क्या होगी, फिक्स होगी। और आपको भी पता है इंटीग्रेशन सिर्फ डी एल का होता है, तो हम इन सब चीज़ों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि डी एल का होता है, तो अगर यहाँ एल होता कहीं तो वो लिख देते, पर एल तो है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, और आप पे इंटीग्रेशन आया किसका, डी एल का। ठीक है, डी एल का इंटीग्रेशन आपको करना है। अब आपको पता है सर्कुलर कॉइल थी, ठीक है, सर्कुलर कॉइल थी, और इतना पार्ट आपका डी एल हो गया, इतना भी पार्ट डी एल हो गया, इतना भी पार्ट डी एल हो गया, कुल मिला के कितना आना था, एल आना था। पर एल तो सर्कुलर है ना, सरकमफेरेंस होगा, एल कुछ और नहीं होगा। क्या होगा, पूरा काटोगे और फिर पूरा जोड़ोगे तो सरकमफेरेंस आएगा, और सरकमफेरेंस होती कितनी है, 2 पाई आर, पर आर आज ए है, रेडियस आज कितना है, ए है ना। आर यहाँ पे वो नहीं है पोजीशन वेक्टर, मैं आर मतलब रेडियस की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो डी को काट के आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी आपका एल आना चाहिए था, और एल कुछ और नहीं है, सरकमफेरेंस है। और क्योंकि यहाँ रेडियस ए है तो सरकमफेरेंस आपकी होगी 2πa। तो अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये आया μ0/4π, फिर आया IA, फिर आया a² + x² की पावर कितना 3/2, और dl को इंटीग्रेट करके आपका 2πa आया। तो इस पूरे को लिख लेते हैं। तो देखिए आपकी b की वैल्यू फाइनली कितनी आई, b की वैल्यू आई आपके, साथ साथ लिखते जाया करो, फिर तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ चल रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बेवकूफ़ है वो जो स्क्रीनशॉट लेके बाद में करेगा, साथ साथ करे करो। तो b की वैल्यू कितनी आई, μ0/4π i, तो पहले 2πi लिख लेते हैं, 2πi μ0/4π 2πi, a इंटू ए हुआ a², तो 2πi a², और नीचे है a² + x² की पावर कितना 3/2। तो मेरा कुल मिला के ये आया, b की वैल्यू आई μ0/4π 2πi a², और कितना a² + x² की पावर 3/2। फाइनली तो ये आई। अब पाई से पाई काट दो और 2 से 2 काट दो तो 2 बचेगा। तो b की वैल्यू आई आपकी μ0, और नीचे कितना बचा 2, तो इसे ऐसे लिख लेते हैं μ0ia²/2, और a² + x² की पावर कितना 3/2। तो ये आया, b की वैल्यू आई μ0ia² अपन 2 a² + x² की पावर 3/2। ठीक है, ये आई। अब क्वेश्चन ऑफ द आर ये है कि क्या हो ये पी पॉइंट सेंटर में ही आ जाए। क्वेश्चन ऑफ द आर ये है कि कुछ पी पॉइंट था ना आपका एक्सियल लाइन में, जिससे डिस्टेंस कितना था x था। मान लो स्पेशल केसेस में लिखते हैं, स्पेशल केस में कि इफ़ पॉइंट P इज एट सेंटर, तो क्या चीज़ 0 होगा ये हमें देखना है। पॉइंट P अगर आपका सेंटर में हो जाए तो क्या होगा, तो आप खुद देखिए, ये जब पॉइंट P अंदर आ जाएगा सेंटर की तरफ तो ये x रहेगा ही नहीं, x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये पॉइंट P अगर अंदर ही आ गया सेंटर में तो x की वैल्यू बिल्कुल कितनी हो जाएगी, अंदर आएगा तो 0 हो जाएगी, और ये x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो तो देखो क्या आता है, x की वैल्यू 0 डालोगे तो b एट सेंटर आएगा, शायद ही वही आना चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू पहले तो सेंटर में कितनी आई थी μ0i/2r आई थी। यहाँ पे r मैं बताते चलूँ रेडियस है, पर यहाँ पे रेडियस कितना है a है, तो इतना आ जाए तो बात बन जाए। ठीक है, μ0i/2a जो हम कर रहे हैं तो उसमें पुण्य के काम है, μ0i/2a आना चाहिए। तो देखते हैं μ0ia² 2 a² + x की वैल्यू 0 का पावर कितना 3/2। बच्चे a² + 0 आया क्योंकि x 0 बन गया, तो ये आपका a² आएगा, 2 से अपॉन का 2 कैंसिल होगा, तो कुल मिला के 3 बचेगा, a³ बचा, इससे ये भी कैंसिल हो गया तो नीचे a बचेगा, मतलब कुल मिला के आएगा μ0i/2 टाइम्स ऑफ a। वही आपका आया जो हम पहले लेके चल रहे थे, वो अलग बात है, वहाँ r लिया था और यहाँ पे a ले रहे हैं, पर आया वही μ0i/2a। बात ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें साइन वाला दे रहा था, चाहे dB हो चाहे dB' हो, दोनों का साइन वाला कंपोनेंट दे रहा था अल्फ़ा। तो क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट जो है एक्सियल लाइन के क्या है पैरेलल है, तो हमारा जो फाइनल B आएगा उसे हम बोल देंगे अलोंग आ रहा है, वो कहाँ से O से P, अलोंग O से P, O से P जाएगा वो भी, क्लियर है, मतलब P से दूर जाएगा, क्लियर, शाबाश, ऐसे करना है इसे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप सबने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा ही है और बचपन में प्रैक्टिकल कराई है। पेंसिल में हम कॉपर की वाइंडिंग करते हैं और उसे बैटरी के टर्मिनल से लगाते हैं, तो वो भी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है,
पर दुनिया में अगर सही में टेस्टिंग करनी हो तो रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, बट अट्रैक्ट नॉर्थ साउथ होगा और साउथ नॉर्थ जो है वो अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट तो मटेरियल भी करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल जैसा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, पर वो मैग्नेट तो है नहीं। तो मैग्नेट ही एक ऐसी चीज़ है जो रिपेल करती है। मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा ही अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है। उनका हमेशा जो इफेक्टिव या टोटल नेचर होगा वो अट्रैक्शन का होगा। तो अगर शॉर्ट टेस्ट हमें देखना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई चीज़ जो है हम पे वो मैग्नेट है या मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो रिपल्शन इज़ द शॉर्ट टेस्ट, ठीक है। ये बात याद रखें। आपको ये भी पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म बनता है, पर करंट तो 2 डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है, मतलब 2 केसेस में, या तो ऊपर नीचे या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हम यहाँ पे सब एटॉमिक लेवल से भी डील कर पाते हैं बहुत बार। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो या तो स्पिन क्वांटम नंबर उसका +1/2 हो सकता है, क्लॉकवाइज जा सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज, या तो -1/2 हो जाएगा। या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। +1/2 -1/2 दोनों में आ सकता है क्लॉक एंटी। पर एक बात समझ लेना, अगर +1/2 क्लॉकवाइज है तो -1/2 एंटी क्लॉकवाइज होगा, या अगर -1/2 क्लॉकवाइज है तो +1/2 एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि हमारा करंट या तो क्लॉक फ्लो कर सकता है या एंटी क्लॉक। तो आप लोग घर में एक काम करना, कागज़ लेना। अभी तो मैं आपको नोट में बता रहा हूँ, सिंपल सी बात क्या कि यहाँ पे एक लूप है, करंट का लूप है, जैसे हमने यूनिट 2 में देखा था वैसे ही है करंट का लूप। और ऐसे ही एक लूप यहाँ भी बनाता हूँ, यहाँ पे 2 लूप है। अब इसमें क्या है, एक में करंट देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे, ये करंट के डायरेक्शन है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज। और एक में करंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, ठीक है, ऐसे। ये एंटी क्लॉक है ना, उल्टा है। करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। हमें बताना है, क्योंकि करंट घूमने से, लूप बनने से अगर रेवोल्यूशन होता है तो हमारे मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। तो किस में कौन सा पोल आएगा, तो आप ऐसे याद रखो। देखो ये मैंने साउथ पोल बनाया और देखो इसके मैंने ऐसे पॉइंटेड एरोज बना लिए। तो आपको दिख रहा है क्या दोनों सही चल रहे हैं। ये दोनों ऐसे जाएंगे और ये दोनों ऐसे आएंगे, ये दोनों ऐसे जाएंगे और ये दोनों ऐसे आएंगे, तो दोनों सही तो चल रहा है। अब एक बार नॉर्थ पोल देखो, नॉर्थ पोल ऐसे, पर ऐसे मत बनाना, कुछ तो ट्विक्स हम भी करते हैं ना, तो इसे ऐसे बना लेना। नॉर्थ बनाया ऐसे, ये ऐसे नेचुरल फ्लो। तो देखो होगा क्या, ऐसे बना लिया नॉर्थ पोल। तो देखो सॉरी, ये और ये दोनों नीचे जाएंगे और ये दोनों ऊपर आएंगे, ये दोनों नीचे, ये दोनों ऊपर। तो आपको एक पोलैरिटी भी पता चल गई कि कहीं भी करंट अगर क्लॉकवाइज है तो आपको क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा, सॉरी साउथ पोल दिखेगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा, मैं बोल रहा हूँ दिखेगा। होगा नहीं, दिखेगा। आप एक पेपर लेना, एक पेपर लेना और उसमें एक लूप बना देना और उसके डायरेक्शन अपने मन से कुछ भी बना लेना। तो जो जिसमें आपने बनाई होगी ना, उसको एक बार नीचे से देखना। जैसे एक पेपर है, उसमें कुछ बनाया, जैसे ये बना लिया है ना, और इसके एरो बना लिए ऐसे, कोई से भी एक एरो, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। नीचे से देखोगे तो उल्टा दिखेगा। अगर ऊपर क्लॉकवाइज है तो नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और अगर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा। इसकी वजह से पोलैरिटी का जो ऑब्जर्वेशन है वो भी उल्टा होगा, क्योंकि आपको पता है क्लॉकवाइज की वजह से साउथ दिखता है। तो अगर किसी ने ऊपर क्लॉकवाइज ड्रॉ करा तो उसे साउथ दिखेगा, पर नीचे उसे नॉर्थ दिखेगा। और अगर ऊपर किसी ने एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करा तो उसे नॉर्थ दिखेगा, ऊपर ऑब्जर्व वो नॉर्थ करेगा, पर नीचे कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज और साउथ दिखेगा। तो ये सारी आपकी ऑब्जर्वर पे बात होती है, ठीक है, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप पे एक समय आ गया कि आप एम्पियर सर्किटल लॉ कर लें। एम्पियर सर्किटल लॉ,
एम्पियर सर्किटल लॉ, ये गॉस थ्योरम के जैसे ही है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये बोलता क्या है कि अगर हम पे कोई क्लोज सरफेस हो, ये अगर हम पे कोई क्लोज सरफेस हो और इस क्लोज सरफेस में मान लो कहीं मैग्नेटिज्म है, ठीक है, और आपको पता है आप करंट एलिमेंट तोड़ते हो छोटे छोटे, पहले छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे फिर बड़ी बनाओगे, ऐसे ही आपने यहाँ तोड़ा यहाँ तोड़ा यहाँ तोड़ा यहाँ तोड़ा, छोटे छोटे आपने करंट एलिमेंट तोड़ दिए और आपको छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड मिली और उनका इंटीग्रेशन करके आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जो कि वाइट-सेवर्ट लॉ ने बताया था। पर एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बोला कि मान लो ये पूरी, अगर आप इसे काट के खोलो तो ये अगर एल लेंथ का हो, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने ये बोला, क्योंकि हम पे 3 तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक इंटीग्रेशन होता है समथिंग एफ समथिंग है और डी एल लगा दिया, तो लेंथ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रेशन। अगर हम इसे सरफेस के रिस्पेक्ट में करें तो इसे बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, और अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करें तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। हालांकि आगे जाके वॉल्यूम और सरफेस और लेंथ भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, 3 तरह की हम पे यूनिफाइड थ्योरम होती है, ग्रीन्स-स्टोक्स, ठीक है, तो उनसे। पर अभी इन्होंने ये बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड का हम लाइन इंटीग्रल करेंगे ओवर एनी क्लोज सरफेस, मान लो ये सरफेस एस है, ओवर एनी क्लोज सरफेस एस, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो ये वही तो है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये गॉस थ्योरम के जैसे है। आपने वहाँ क्या करा था, बी डॉट, वहाँ पे करा था ई डॉट डी एस, वो था आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी डॉट डी एस करा था ना, वो था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वहाँ म्यू नॉट की जगह कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है, तो एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, बताऊँगा अभी क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। अभी आप इतना देख लो, ये लाइट को जोड़ेगा यहाँ से और करंट की जगह चार्ज आता है, तो है तो यहीं से रिलेटेड, ठीक है। म्यू नॉट अगर ऊपर है तो एप्सिलॉन नॉट कहीं नीचे है, तो आया तो ये कि अगर इसमें कोई आई करंट फ्लो कर रहा होगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये आया कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसे स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, तो स्टेटमेंट ये होगा कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस is equal to mu naught times the total current flowing through it, total current flowing through it, ये इन्होंने कहना चाहा। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ में भी एम्पीरियन लूप्स बनते हैं, जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस बनती थी, ऐसे ही यहाँ पे इमेजिनरी एम्पीरियन लूप्स बनते हैं, एम्पीरियन लूप्स, ठीक है, और उस पर हम ये लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जिससे हमें चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसके लिए एम्पीरियन लूप बनेगा सर्कुलर, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है आगे। सिलेंड्रिकल के लिए भी सर्कुलर ही बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ बस ये है, बी डॉट डी एल अगर आप खोलोगे तो आपको भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में जितना भी एंगल होगा उसे थीटा मान लेंगे, तो ये आगे बढ़ता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है बी डी एल कॉस थीटा। और जनरली थीटा को हमें 0 लेना पड़ेगा बहुत से केसेस में, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, 90 तो नहीं ले सकते ना सारे केसेस में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये है। अब है क्या, अब बात ये है कि एक वो बड़ी सी डेरिवेशन करी थी ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, वो एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकल सकती है, ठीक है। कैसे निकलेगी तो ज़रा देखो, एम्पिरियन लूप की मदद से निकालेंगे। जनरली बाद में वो म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर आ गया था ना, याद करो। बी की वैल्यू क्या आई थी वहाँ पे, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई एंगल आपको पता ही होंगे, ऑब्जर्वेबल पॉइंट की एक्स और वाई से दूरी थी, दोनों को 90 मान लो। तो एक स्पेशल केस बताया था, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, साइन 90 1 होता है तो ये भी 1 हो गया,
और ये भी 1 हो गया। 1 + 1 2 होता है, तो एक कुल मिला के 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आप पे आता है μ0I/2π a या r, कुछ भी आ जाता है ऐसा है ना, a और r रेडियस है। हम यही निकाल लेंगे, पर इतनी लंबी मेहनत नहीं करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल लेंगे ऐसे ईजिली। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से। अब हम इसे निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से। किसकी मदद से? एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो कैसे निकालेंगे? एक हम वायर कंसिडर कर लेते हैं, यूजिंग ACL लिख लेते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब BSL यूज़ नहीं कर रहे, बायड सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वायर हो गई है ना, सीधी बनाते हैं इसे, यहाँ पे सीधी वायर हो गई एक, ये ठीक है। तो राम कहानी लिख लो, क्या है कि कंसीडर आ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, इसमें I करंट कैरी हो रखा है ऐसे। अब आपको भी पता है, देखो करंट करंट अगर ऊपर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। पर वो मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर बनेगी, सिलिंड्रिकल बनेगी, कैसे बनेगी? तो वो एम्पीरियन लूप से पता चलता है। स्ट्रेट वायर के लिए सर्कुलर एम्पीरियन लूप होता है, और करंट अगर ऐसे जा रही है तो कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज बनेगी ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया जाए कि इस वायर का ये सेंटर O से डिस्टेंस R है, और ये हमारी एम्पीरियन लूप है, सर्कुलर टाइप की है ना, सर्कुलर एम्पीरियन लूप है, ठीक है। और इसके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस O से R है, यहीं पे हम P मान लेते हैं। और यहीं पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर आगे फिर यूँ फिर यूँ। जब करंट ऐसे जाएगा तो यूँ 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 जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह से टेंजेंट होगी B। और यहीं पे हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट काट देते हैं, यहीं पे काट लो, जैसे वहाँ काटते थे PDS और E वहीं से निकालते थे ना, जैसे वहाँ पे भी नॉर्मल वेक्टर लेते थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे ही। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट काट लिया DL। करंट इसमें भी कितना होगा? I ही होगा, ठीक है। अब आप खुद देखो, B एंड DL आर पैरेलल, B और DL क्या है? पैरेलल है ना। B भी ऐसे जाएगा, यूँ यूँ नीचे फिर आगे ऐसे, और DL भी ऐसे ही रहेगा। मान लो अगर DL यहाँ भी बनाते तो B ऐसे ही निकलता पैरेलल, B यहाँ से ऐसे जाता है, DL ऐसे ही रहता, तो हमेशा 0 एंगल ही बनेगा दोनों के बीच में, है ना, पैरेलल होंगे। तो थीटा एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। अब अगर थीटा एंगल 0 डिग्री हो गया तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ कर लेते हैं। वो बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर μ0 इंटू टोटल करंट I। μ0 सही है और टोटल करंट I है। BDL खोलेंगे तो BDL cos थीटा आता है, वेक्टर प्रोडक्ट, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसे खोला तो BDL cos 0 बराबर μ0 I के, ठीक है। और cos 0 आपका 1 हो जाता है, तो आप पे बचेगा BDL इंटू 1 बराबर μ0 I के। देखो B तो यूनिफॉर्म होगा क्योंकि हर जगह करंट सेम ही है, किसी भी पॉइंट में करंट एलिमेंट बनाओगे तो करंट हर जगह सेम है, तो B बाहर आया, DL करना है बराबर कितने के? μ0 I के। आपको भी पता है, देखो इसका DL क्या होगा? हर पार्ट को जोड़ के जो आएगा वो DL हो जाएगा, और हर पार्ट को जोड़ के क्या आएगा? सर्कमफेरेंस आएगा। तो DL का अगर आप इंटीग्रेशन भी करोगे तो आपको पता है सर्कमफेरेंस आएगा, जो कि होगा 2πr। तो DL को लिखा 2πr, तो B इंटू DL को लिखा 2πr, और ये बराबर आ गया μ0 इंटू I के। तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? μ0 I अपॉन 2πr। वहाँ पे भी यही थी, यहाँ पे भी वही है, तो क्या सीरियली डेरिवेशन कर दें? हाँ, अगर हो गया तो इससे ही कर लेना, नहीं तो अगर स्पेसिफिकली कह रखा है कि उससे करना है तो उसी से करना, ठीक है। शाबाश।